बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH4 डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और आज की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपने जुल्फ़िकार अहमद नूर के सेक्शन के असाइनमेंट को बनाना है। इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। असाइनमेंट को करने से पहले आपने 1 से 15 लेक्चर प्रिपेयर करने हैं। बेसिकली ये 1 से 10 लेक्चर भी आप प्रिपेयर करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट एक क्वेश्चन 11 से 15 में से आया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, सिंपली आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है और आपने इसका सॉल्यूशन निकाला है। देखिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है ना तो आप y फाइंड करते हो, ठीक है। और अगर पॉइंट भी गिवन हो तो y वाली जगह पे एंड पे पॉइंट पुट करके कांस्टेंट c निकालते हो और c को फिर दोबारा इक्वेशन में पुट करके y निकालते हो। ये आपका मेन टारगेट होता है। लेक्चर 1 से 10 तक आपने यही चीज़ पढ़ी है। मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा भी रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए थोड़ा मेरा जो है ये फ्रेश है अभी माइंड में ये चीज़। 1 से 10 लेक्चर जो है ना MTH 401 के डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसमें यही बताया जाता है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको उसमें से y को फाइंड किया। अगर कंडीशन भी गिवन है तो उस y में ना प्लस c कोई कांस्टेंट आंसर में होगा, फिर उस कंडीशन को यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकाली, उस c की वैल्यू को y इसमें पुट किया और ये आंसर आ गया। सारा यही काम है 10 लेक्चर के अंदर। सिर्फ फ़र्क क्या है, उसमें हमने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या है। हर टाइप को करने का तरीका डिफरेंट है। इस इक्वेशन को देखना है इसमें कौन सी टाइप है, फिर इसको हम लोगों ने उस मेथड से करना है। सारे मेथड आपने पढ़े 1 से 10 लेक्चर के अंदर, डिटेल से करो। इंशाल्लाह मैं इस पे लेक्चर भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। इसमें भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन की वन आपने आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की है, किस मेथड से करना है, फिर y निकालना है और y निकालने के बाद उसमें ये कंडीशन पुट करनी है और इसको IVP कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। पुट करके सॉल्व आउट करना होता है। उसके बाद आपने चेक करना है वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। इसमें इसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी है पहले, फिर आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर तो एग्जैक्ट होगा तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसमें कह रहे हैं आल्सो फाइंड सॉल्यूशन, इट्स मीन कि ये एग्जैक्ट है, ठीक है। आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कप ऑफ टी इज इनिशियल या टेम्परेचर दिस वन, आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। टेम्परेचर इज दिस वन और 5 मिनट के बाद आपका टेम्परेचर इतना कम हो गया। अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को यूज़ करना है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आपके 10 से लेकर 15 लेक्चर के अंदर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें मैंने बताया है, वो बताया नहीं है बल्कि इसके लेक्चर मेरे नहीं अवेलेबल। उसमें ये भी इजी है, एक फार्मूला लगता है, सॉल्व आउट करना होता है। उसके बाद आपने टेम्परेचर बताना है 10 मिनट के बाद क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मेथड यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वन है, इसको भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है बस सिंपली। सबसे पहले हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हमारे लिए सॉल्व आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करती हूँ जो कि 100% करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने रात को सॉल्यूशन बनाया था। आपको किसी और सेक्शन की असाइनमेंट्स चाहिए होती है तो क्वेश्चन फाइल टाइम से मेरे साथ शेयर कर दिया करो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ना इस तरह की जो इक्वेशन होती है जो सेपरेट हो जाती है। देखिए dx अलग है तो इधर आके हो जाएगा सेपरेट, y वाली टर्म इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, सेपरेट करके इंटीग्रेट करके y निकाल लेते हैं। तो y वाले को सेपरेट कर लिया, इसको भी सेपरेट कर लिया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन की। जब इंटीग्रेशन की तो हमारे पास इस साइड की इंटीग्रेशन ये आ गई, इस साइड की ये आ गई, प्लस कांस्टेंट आ जाता है तो सी लिख लिया, आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें इनिशियल वैल्यू आपको गिवन थी तो इनिशियल वैल्यू बी पुट करनी है। इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या थी, सिंपली y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो सिंपली आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 1 और 0 पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू निकल आएगी। सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास c की वैल्यू ये आ जाएगी और आपके पास आंसर जो था ना y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे प्लस c था तो c की जगह पे ये पुट कर दिया और ये आपका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने यही काम करना है, सबसे पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अब जो इक्वेशन है ना उसमें ये देखें, ये डी वाई बाई डी एक्स तो सेपरेट हो जाएगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये वाई और एक्स सेपरेट करना मुश्किल है, ये सेपरेट नहीं होगा, इसलिए ये सेपरेबल इक्वेशन नहीं है, इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो लेक्चर 1 से 10 आपने अगर प्रिपेयर किए हैं तो आपको सारा आना चाहिए। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, अच्छा लीनियर ऑर्डर जो है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का
कंसेप्ट क्या है, जो लाइन में इक्वेशन होती है। और ऑर्डर का मतलब है उसकी पावर, यानी कि डेरिवेटिव की पावर 1 है, हाईएस्ट फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे। अगर 2 होती तो सेकंड ऑर्डर हो जाती, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करते। यानी कि ये लेक्चर 1 से 6 के दरमियान में से कोई मेथड यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो हम फिर इसको कैसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, dy/dx प्लस px इज इक्वल टू qfx, इस मेथड से करते हैं। तो इसमें ये वाली जो चीज़ है ना, ये px की इक्वल आ रही है, ये qx की, ये फार्मूला है। ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया है, ये आपके पास फार्मूला है, आपने लेक्चर अच्छे से करने हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें हम लोग इस फॉर्म को करते हैं, फिर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है, हम e की पावर इंटीग्रेशन करते हैं इस वाले टर्म की, ठीक है, इसकी पी एफ एक्स डी एक्स की। तो पी एफ एक्स डी एक्स गिवन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा। तो फिर हमने क्या करना है, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ना, ये क्वेश्चन क्या था, सीकेंट एक्स वाई टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस इक्वेशन के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, ये सीकेट एक्स को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई। तो आपके पास ये जो चीज़ होती है ना, ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग होता है। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव लेते हो डी बाई डी एक्स लेते हो, ठीक है, एक्स और वाई का, तो इसमें क्या होता है, पहले टर्म एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव, ये फार्मूला लगता है प्रोडक्ट रूल में। तो सेम यहाँ पे भी आपके पास सेकेंड एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज़, ये सेकेंड का डेरिवेटिव 10 सेकेंड बनता है। तो हमें ये फॉर्म दी गई है, तो हम लिख सकते हैं ये सेकेंड एक्स वाई ऑफ सेकेंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग। और साइड पे यहाँ पे 3 डॉट डाल के मेंशन कर देना कि हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो वाई सेकेंड एक्स जस्ट बच जाएगा यहाँ पे, ये इस साइड पे। और सेकेंड्स का डेरिवेटिव 10x होता है और प्लस ये आ जाएगा। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन आपको गिवन है, तो इसमें आपने इनिशियल वैल्यू पुट करनी है, यानी कि x की जगह पे आपने ये इनिशियल वैल्यू गिवन थी, x की जगह पे पाई/4 पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहाँ से आपके पास c का आंसर आ जाएगा। जो भी सी का आंसर आएगा उसको अगेन इसी इक्वेशन में पुट करना है और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। आपने बेसिकली वाई ही फाइंड करना था। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में एज इट इज करना है, लेकिन इसमें सबसे पहले ना इक्वेशन की टाइप को पहचानना है। तो सामने नजर आ रहा है ये आपके पास, पहले तो उसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी है। तो एग्जैक्टनेस में ये होता है कि आपके पास एक इक्वेशन होती है इस तरह की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पे एम डी एक्स ये है प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये है। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ एम बन रही है, ये डी बन रही है, एन बन रही है। अगर इसको कंपेयर करो तो ये आप लिख लेना। तो आप इसमें एग्जैक्टनेस चेक करने का तरीका क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो एम का और पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो एन का। एम का आप वाई के अलॉन्ग लेते हो और एन का आप एक्स के अलॉन्ग लेते हो। अगर तो दोनों के आंसर सेम आ जाते तो आप कहते हो ये एग्जैक्ट है। अब इसको चेक करते हैं कैसे। देखिए हमने पहले मेंशन किया कि ये m है हमारे पास, ये वाला ये n है। आपने इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लिया दोनों का, x के लॉन्ग y के लॉन्ग, एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए, तो आपके पास आंसर सेम आया, तो आपने कह दिया कि ये एग्जैक्ट है। अब आपने क्या किया, जो क्वेश्चन में पहली टर्म थी ना ये वाली, इसको उठा के इंटीग्रेट किया dx के साथ, इसको इंटीग्रेट किया dy के साथ। दोनों के आंसर हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद ये आ गए, ठीक है। इस कांस्टेंट को हमने c1 कह दिया, इसको c2 कह दिया, क्योंकि दोनों के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो ऐड करने से ये होता है ना कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 1 और 1 2 होता है वैसे मैथ में, तो इसको हम एक ही दफ़ा लिखते होते हैं, ठीक है, ऐसे एज इट इज़ को, इसको भी हम एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे। और C2 और C दो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को इकट्ठा प्लस करके एक ही दफ़ा बड़ा कांस्टेंट कोई भी लेट कर लेते हैं, C लिख लेते हैं। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके पास है, एक इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, एक और टेम्परेचर गिवन है, 5 मिनट के बाद जो टेम्परेचर कम हुआ है वो भी गिवन है। तो आपने कूलिंग मेथड को यूज़ करके टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर और दूसरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूला यूज़ होता है, आपने फार्मूला याद रखना है, ये आपके लेक्चर के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी ना ये वाली जो आपको गिवन थी, इसको सॉल्व आउट करना है। तो इसमें आपने क्या किया, सिंपली कैपिटल टी वाली जो टर्म थी ना ये वाली, इसको एक साइड पे टी के साथ लेंगे और दूसरी कांस्टेंट वाली टर्म को दो साइड पे लेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने से जब भी आपके पास डिवीजन में कोई नंबर हो उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचर ऑफ वो नंबर। तो लॉग नेचर ऑफ टी माइनस टी बाई ए था इधर, तो लॉग नेचर ऑफ टी माइनस टी ए आ जाएगा। टी आपके पास गिवन था 20, तो आपने पुट कर लिया।
यहाँ पे के एज इट इज़ रहेगा और 1 की इंटीग्रेशन टी हो जाएगी और सी 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो पुट की, सॉल्व आउट किया तो आपके पास टी की वैल्यू निकल आएगी। अब अपने इनिशियल कंडीशन आपको गिवन थी उसको भी यूज़ किया, इनिशियल कंडीशन को उसी फार्मूले के अंदर यूज़ करके इस वाले के अंदर, तो आपने एक वैल्यू निकाली, फिर दूसरी जो आपको कंडीशन गिवन थी 60 वाली, वो यूज़ करके आपने दूसरी जो है वैल्यू फाइंड आउट की। ये बहुत ईज़ी मेथड है, ये आप इसको अच्छे से करो। इंशाल्लाह इस पे मैं लेक्चर बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने आइडेंटिफाई करना है किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है और y फाइंड करना है और एंड इसमें इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन, तो y के बाद c की फॉर्म में आंसर आ जाएगा सिंपली। तो इस तरह की जो इक्वेशन जिसमें y की पावर हो यहाँ पे, उसको आप कहते हो बर्नौली इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये y स्क्वायर जब होता है ना, ये इस यहाँ से इसकी पहचान होती है कि ये बर्नौली इक्वेशन है। तो यहाँ पे ना ये आपके पास मेन टारगेट होता है इसको ख़त्म करना, तो इसको इस बार यहाँ पे जो भी पावर होगी उसको हम डिवाइड करते होते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक्स क्यूब अकेला हो जाएगा। हम ये एक चीज़ करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर फिर दोनों साइड पे आ जाएगा, ये वाई और वाई कट जाएगा तो नीचे एक वाई बच जाएगा। सॉल्व आउट करके ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम कोई भी एक वेरिएबल लेते होते हैं वी, कोई भी एबीसी का नंबर, तो उसको हम लेट करते होते हैं इस वाई इनवर्स के इक्वल। तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव जो होगा वो वाई इनवर्स का डबल डेरिवेटिव होगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास ये और ये वैल्यू पुट करने से ये इसकी एक न्यू फॉर्म बन जाएगी ये वाली। ठीक है, फिर उसको सॉल्व आउट करोगे, इस तरीके से सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अभी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। पहले आपके पास जो इक्वेशन थी वो बैलेंस थी, गिवन थी, आपने सॉल्व आउट किया था। इसको पहले आपने सॉल्व आउट करके बैलेंस किया, अब आपके पास ये लीनियर बनी है, तो अब आप उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से करोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ वो वाला नंबर, तो यहाँ पे क्या है -x टू जी ऑफ एक्स, ये इसे करोगे तो आपके पास सॉल्व आउट करके आंसर आ जाएगा। जब भी लॉग नेचुरल इंटीग्रेशन इकट्ठे आ जाएं तो वापस में कैंसिल हो जाते हैं और नीचे ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाती है। ठीक है, 1/x² आ जाएगा। सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 100% करेक्ट आंसर है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज़ करके, सॉल्व आउट करेंगे। आपने सिंपली लेक्चर लेना है जिसमें बताया जाए कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी फॉर्म बर्नौली इक्वेशन टाइप हो, तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो वो आपको कंप्लीट बता देंगे। सेम यही प्रोसीजर है। तो लेक्चर 1 से 10 के अंदर यही चीज़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके साथ इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन को चेक करना है, समझने की कोशिश करनी है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, फिर उस टाइप के मेथड से इसको सॉल्व आउट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। किसी और सेक्शन की असाइनमेंट चाहिए तो तभी